देखो अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, अब इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों की जो हम आई का मान बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई का मान अगर हमारे आई का 1/2 का मान बराबर 1 आ जाता है, दो केस हो सकते हैं इसके, तीन केस हो सकते हैं दो केस। पहला तो देखो फर्स्ट आई बराबर अगर 1 होगा, ठीक है। आई बराबर 1 होने का मतलब है ना तो यहाँ पर संगुणन हो रहा है ना ही वियोजन, ठीक है। इसका मतलब संगुणन, संगुणन, ठीक है, और वियोजन, वियोजन, ठीक है। ये दोनों ही नहीं है, संगुणन वियोजन ये दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं हो रहे, दोनों नहीं हो रहे, यानी कि ना तो संगुणन हो रहा है और ना ही वियोजन हो रहा है। कब? जब आई का मान हमारा 1 है, क्योंकि भाई जब आई का मान हमारा 1 होगा तो आई से मल्टीप्लाई नहीं करना, जो चारों अणु संख्या गुणधर्म थे वो के वो ही रहेंगे, क्यों आई बराबर 1 है ना। आई बराबर अगर 1 रखूंगी तो उस केस में जो चारों वैल्यू हमने निकाली है, चार जो अणु संख्या गुणधर्म हमने निकाले उसमें आई बराबर 1 रखने पर वही वैल्यू आ जाएगी एज इट इज ज्योति। दैट मीन्स अगर आई बराबर 1 है तो संगुणन और वियोजन दोनों ही नहीं हो रहे हैं उस केस में। एग्जांपल देख सकते हैं इसका, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज के लिए आई का मान बराबर 1 ही रहता है क्योंकि ना तो इसका संगुणन होता है ना ही वियोजन, ठीक है। अब देखो दूसरा केस क्या है, सेकंड केस ये है कि आई का मान जो है वो 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब 1 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो कंडीशन ये होती है तो आई का मान या तो ज्यादा होगा किससे, 1 से, ठीक है, या फिर आई का मान जो है वो कम होगा 1 से, ठीक है। दो केस है, या तो आई का मान ज्यादा होगा या फिर आई का मान कम होगा। अगर आई का मान 1 से ज्यादा होता है तो उस केस में होता है वियोजन, क्या होता है, वियोजन, ठीक है। और अगर आई का मान 1 से कम है तब उस केस में होता है संगुणन, क्या होता है, संगुणन, ठीक है बच्चों, ठीक है। और आई का मान अभी भी हमने निकाला था ना NaCl के लिए, देखो NaCl के लिए निकाला था, NaCl के लिए हमने क्या निकाला था, हमने देखा था कि NaCl टूट रहा है Na प्लस और Cl माइनस में, है ना। तो Na प्लस Cl माइनस यानी एक कण थे, 2 था, तो टोटल कितना निकाला, 2/1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। तो ये बात हुई हमारी संगुणन और वियोजन की आई के मान की। अब एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक फॉर्मूला और है, यानी आई की वैल्यू को हम अलग अलग तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम आई की वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैंने आपको भी बताई, ठीक है, यानी कि अनुपात में रख के कितनी प्रेक्षित और परिकलित मान है एक वैसे निकाल सकते हैं, पहला। दूसरा हमने वियोजन और संगुणन करके ऐसे निकाली। तीसरा और हम कैसे निकाल सकते हैं, आई का मान, आई का मान और निकालने का हमारा है, आई का मान हमें और निकालना है तो दो चीजें होती है, मतलब कैसे कि कोई भी पदार्थ जब हम डाल रहे हैं तब उस केस में डालते ही तो उसका वियोजन शुरू नहीं होता ना, धीरे धीरे वियोजन होता, डालते तो पूरा नहीं घुस जाएगा, ठीक है। तो उस समय में जब हम रक्त मानते हैं t बराबर 0, यानी कोई टाइमिंग हमने सिर्फ डाला है, तो उस केस में उसका जो है कोई वियोजन स्टार्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे सामने स्थापित होगा, ठीक है। तब उसके लिए मान हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम NaCl को ही ले लेते हैं, है ना, आई का मान निकाल लेंगे इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ ले लेती हूँ मैं NaCl, ठीक है। NaCl मेरा टूट रहा है Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि आई का मान हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पर t बराबर क्या है, 0, टाइमिंग 0, बस मैंने अभी डाला ही है, सामने स्थापित जाते तो नहीं घुलेगा, वियोजित नहीं होगा, तो इसका ये पूरा 1 है, पूरा 1 है ना, पूरा 1 मोल NaCl का लिया है, ठीक है। अब ये 1 मोल विभाजित हो रहा है, 1 मोल विभाजित हो रहा है, ठीक है। ये मान ले 0 0 इस तरह से विभाजित हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पहले ये तो क्या था, ये तो हमारी पहले की है अवस्था, ये कैसी है, पूर्व, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, ठीक है। यानी पहले मेरा ये 1 मोल था, इस 1 मोल में से ये वियोजित हो रहा है ऐसे 0 0, तो यहाँ पर मान लिया मैंने इसमें से अल्फा जो मोल है वो वियोजित हो गए, कितने, अल्फा, ठीक है। तो इसको रख देंगे इस तरह से 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस
अल्फा। ठीक है, ठीक है, हमने क्या लिखा है, संगुणन के बाद और फिर संगुणन से पूर्व, ये लिखना। तो बाद में हमने देखा कि इसमें से अल्फा कण निकल गए। कितने कण निकले, अल्फा। क्या बनेंगे, अल्फा कण, अल्फा अल्फा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये साम्य स्थापित हो रहा है। जब मैंने NaCl डाला तो NaCl डालते ही तो वियोजित नहीं हुआ। NaCl का पूरा 1 मोल था मेरे पास में। ठीक है, और Na प्लस और Cl माइनस के मेरे पास 0 0 स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैंने डाला ही है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस 1 मोल में से अल्फा वियोजित हो गए। कितने वियोजित हो गए, अल्फा। भाई मैं कह रही हूं यहाँ पर जैसे NaCl है ना, इस NaCl में से एक Na और एक Cl गया है। ठीक है, एक Na और एक Cl गया है ना, तो वही चीज है, एक में से कितने मोल यहाँ पे गए, तो जो मोल गए वो मैंने मान लिए यहाँ पर अल्फा, कि एक मोल में से अल्फा मोल निकल गए हैं। ठीक है, तो Na प्लस में के लिए भी कितने मोल आएंगे, अल्फा मोल। Cl के लिए भी कितनी आएंगे, अल्फा मोल। ठीक है, अब देखो, यानी कि इसमें से 1 मोल में से अल्फा मोल निकल गए, वियोजित हो गए। ठीक है, अब I का मान हम रखेंगे, I का मान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब रखेंगे हम बच्चों किसका, I का मान। ठीक है, तो I बराबर मतलब क्या है, तो वियोजन के पश्चात मोल है ना, बटे में वियोजन के पूर्व मोल। ठीक है, तो वियोजन के पश्चात और वियोजन के पूर्व, वियोजन के पश्चात क्या है मेरे पास में, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। भाई कितने कण बचे हैं, 1 माइनस में से अल्फा जाएंगे, वही तो कण इसके पास होंगे, और यहाँ पर अल्फा आ गया है, तो टोटल हमारे पास में ये तीनों मिलाकर के टोटल कितने कण बच गए हैं, वही होगा, है ना, कि वियोजन के बाद कितने कण हैं। ठीक है, बटे में क्योंकि कुल कणों की संख्या निकालेंगे हम, सिर्फ एक कण की नहीं है, कुल कणों की या कुल मोलों की संख्या की बात हो रही है। तो कितना इसमें से निकला, 1 माइनस अल्फा निकालेंगे तो पता चल जाएगा इसके पास कितना बचा, है ना, और यहाँ पर कितने ऐड हुए, कितने जुड़े, वो यहाँ पर आ जाएंगे टोटल अल्फा। अब वियोजन के पूर्व क्या है, 1 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बच जाएगा मेरे पास में, मान हो जाएगा बच्चों 1 प्लस अल्फा। क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा। अब पूरा वियोजन हो गया है, वियोजन कंप्लीट हो गया, वियोजन पूरा हो गया है, तब उस केस में अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 1, अल्फा बराबर 1, तो I बराबर 100% वियोजन हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, 100% वियोजन हो गया। अल्फा बराबर 1 वैल्यू रख दूंगी, तो I का मान क्या हो जाएगा, I बराबर 1 प्लस 1 दैट इज 2, और यही आ रहा था देखो NaCl के लिए, यही आ रहा था NaCl के लिए 2। तो इस तरह से हम जो है वो मान I का जो मान है वो निकाल सकते हैं। दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ, आराम से समझिए इसको। I का मान हम निकाल रहे हैं, I का मान निकालने के लिए हमने क्या देखा कि वियोजन होगा या संगुणन होगा, उसके लिए I का मान जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, एक तो मैंने बताया वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या बटे में वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की या मोलों की संख्या का अनुपात रख करके। ठीक है, अब एक तो हमने निकाल लिया वैसे 1 प्लस 2, 1 मतलब कितने मान, जैसे ये था 1, तो यहाँ पे मैंने निकाला 1 प्लस 1 2, ये मान रखा और ये वैल्यू निकल गई। दूसरा तरीका क्या है कि NaCl जो है वियोजित हो रहा है, NaCl क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। ठीक है, तो NaCl जब वियोजित हो रहा है यहाँ पर, तो पहले जब स्टार्टिंग में हम डालते हैं NaCl को, तो डालते ही तो वियोजित नहीं होता है, NaCl जो है वो शुरू में 0 0, कुछ वियोजन नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ समय के पश्चात साम्य स्थापित होता है, तो हमने ये माना कि इसमें से कुछ अल्फा कण निकल गए, तो जो अल्फा कण निकले हैं वही तो Na प्लस और Cl माइनस है। अल्फा कण क्या है हमारे, Na प्लस और Cl माइनस। भाई 1 में से मैं अल्फा निकाल रही हूँ, तो अल्फा मेरा क्या है, Na और Cl ही तो है, तो Na और Cl मेरे अल्फा कण यहाँ पर
निकल गए। अब ये अल्फा कण यहाँ पर निकल गए, तब मैंने इसका मान वही वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या बटे में वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या। तो वियोजन के पश्चात कितने कण बचे, वही तो इसमें से कितने चले गए और कहाँ यहाँ पर कितने कण आए, दो सबको मिलाऊंगी तभी तो टोटल कण आएंगे। तो ये टोटल मेरे पास मोल आ गए यहाँ पर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। जब मैंने देखा माइनस प्लस ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा। अब 100% वियोजन हो गया, तब आई में यहाँ पर अल्फा का मान क्या हो जाता है मेरा 1, अल्फा क्या हो गया 1। ठीक है, पूरा वियोजन हो गया, पूरा वियोजन हो गया, अल्फा बराबर 1, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया टोटल 2। ठीक है, तो ये बात थी हमारे किस में, ये हमारा था वियोजन हो रहा है, ये आई जो है यहाँ पर क्या हो रहा है ये वियोजन के लिए। ठीक है, ये हमने वियोजन। अब हम देख लेते हैं एक संगुणन के लिए भी, इसको देख लेते हैं कि संगुणन के लिए अगर इसको निकालना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों इसको हम एक एग्जाम्पल और है उससे समझ लेते हैं, और एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया यहाँ पर MgCl2। ठीक है, MgCl2 जब हमने इसको किया देखा तो ये किसमें वियोजित होगा, ये वियोजित होगा हमारा Mg प्लस 2Cl माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर T बराबर अगर हम 0 देखें, यानी कि हमने अभी डाला है वियोजन स्टार्ट नहीं हुआ, तो 1 मोल है इसका, तो इसके कितने होंगे 0 0, यानी अभी वियोजन शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर जब साम्य स्थापित हुआ, साम्य में, ठीक है, तो साम्य स्थापित होने लगा तो वियोजन शुरू हुआ। अब वियोजन शुरू होने पर हमने यही माना कि इसमें से कितने कण गए, इसमें से अल्फा कण गए, यानी 1 माइनस अल्फा। कितने कण गए MgCl2 में से, Mg प्लस 2 या Cl माइनस जो वियोजित हुआ है वो कितना वियोजित हुआ है 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब कितने कण बन रहे हैं इसके अल्फा, और इसके कितने हैं 2 अल्फा। ठीक है भाई, जितने भी कण वियोजित हो रहे हैं हम उसको अल्फा से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, 1 मोल हमने पूरा लिया तो हमने कहा इसमें से अल्फा मोल वियोजित हो गए, अल्फा मोल वियोजित हुए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास में 2Cl माइनस, तो ये 2 अल्फा हो जाएगा ना, है ना। अब देखो यानी अल्फा के इतने कण इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आई बराबर रखेंगे, आई बराबर वियोजन के पश्चात कितना आ रहा है, वियोजन के पश्चात 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा बटे में 1 प्लस 0। ठीक है, सेम वही कट हो गया, क्या मिलेगा मेरे पास में आई का मान 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा बराबर 1, क्योंकि क्या हो गया 100% वियोजन, अब 100% वियोजन हो गया। ठीक है, अब उस केस में अल्फा क्या हो गया 1, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 1 इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी आ गई इसके लिए 3 आ गई कि नहीं आई है। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी आ गई इसके लिए 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आई का मान हो गया जब वियोजन। तो अब हम बच्चों एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक संगुणन का। हमने वियोजन देख लिया अब तक, अब हम देखेंगे संगुणन। ठीक है, अब संगुणन में देखिए क्या होगा, संगुणन की जब हम बात करते हैं हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो आपकी बुक में भी है, दैट इज CH3COOH। ठीक है, जब इसका संगुणन हुआ, ठीक है, इसके 2 मोल थे, संगुणन होने पर ये मुझे मिला है 1 CH3COOH। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें आई का मान निकालना है संगुणन के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं मान रही हूँ कि T बराबर जब 0 था तो ये मेरा क्या था 1 मोल, है ना, जब मैंने इसको डाला ही है। अब यहाँ पर अभी इसका संगुणन नहीं हो तो कितना होगा 0। ठीक है, अब जैसे जैसे सामने स्थापित होगा घुलता जाएगा ये, तो क्या होगा यहाँ पर 1 में से कितने कण जाए अल्फा कण, यही कर रहे थे हम अल्फा। अब आप कहोगे मैम वहां तो निकल रहा था, यहाँ तो ये जुड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, वहां पर अल्फा हमारा निकल रहा था, वियोजित हो रहा था, यहाँ पर अल्फा कण जुड़ रहे हैं, यहाँ निकलेंगे तो इसमें से अल्फा ही, और आप वहां पे जुड़ेंगे अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से निकल करके वहां जुड़ रहे हैं, बट कितना, देखो यहाँ 2 था 1 बन गया, 2 का क्या बन गया 1, यानी कि 1 कण बना। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम
हम इसके जितने, यानी कि अगर यहाँ पर CH3CH के 4 कण होंगे तो कितने बनेंगे वहां पर 2, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कितने अल्फा कण यहाँ भी जुड़ रहे हैं, इसमें से निकल रहे हैं 1 माइनस अल्फा, अल्फा कण निकल गए। अब यहाँ पे जो जाके जुड़ेंगे बच्चों वो होंगे हमारे अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, ठीक है। यानी कि पूरे के पूरे यहाँ पर इसके कितने कण अल्फा बाई 2, ठीक है। 1 माइनस अल्फा यानी कि इसमें से अल्फा कण निकल गए। अब यही अल्फा कण जाके वियोजित हुए, कितने वियोजित हुए 1/2 में, यानी कि बाय 2 में। समझ में आ गया इस तरह से। अब देखो, अब हम इसको मान रख देंगे I बराबर मान रख दिया। I बराबर हमने लिखा वियोजन के पश्चात कितना है हमारा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 0, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा I का मान आएगा, इसको सॉल्व करने के 1 माइनस हाफ, दैट इज I बराबर कितना हो गया हाफ। यही आ रहा था हमारा, समझ गए। दोबारा मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ और इसको समझा देती हूँ। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं जो हमने देखा कि जो हमारा फॉर्मूले से कैलकुलेटेड मान था, ठीक है, पहली बार, और जो हमने प्रैक्टिकली किया मान, दोनों में क्या था, डिफरेंस था, अंतर था। उसे ही हमने बोला कि इस तरह से जो गलत अलग मान आ रहा है, परिकलित मान आ रहा है ना, वो कुछ अलग है और हमने जो कैलकुलेट किया वो मान अलग है। तो परिकलित किया उसको हमने कहा कि ये असामान्य मूलर द्रव्यमान है। अब इसको कैसे सेट किया जाए, इसको हमने सेट किया वॉन हाफ गुणांक से, ठीक है। वॉन हाफ गुणांक में हमने देखा कि I का जो भी मान है उस मान को, यानी उस I को हमने मल्टीप्लाई कर दिया चारों अणुसंख्यक गुणों से, जो भी हमने अणुसंख्यक गुण निकाले, ठीक है। इन अणुसंख्यक गुणों के साथ जब हमने गुणा किया तो हमारे पास में एक परफेक्ट वैल्यू, एक पूरा मान निकल करके आ गया जो कि सही था। अब देखो, अब इस I का या वॉन हाफ गुणांक का मान कैसे निकाला जाए, इसका मान निकाला गया संयोजन तथा वियोजन के पूर्व कणों की संख्या बटे में संयोजन और वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे में संयोजन और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, यानी कि I बराबर यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, I बराबर क्या है यहाँ पे संगुणन व वियोजन के पश्चात कणों की संख्या या मूल, ठीक है, संख्या बटे में, यहाँ पर क्या आ गया, बटे में संगुणन और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, पूर्व कणों की या मूलों की संख्या, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इस I को हमने अलग अलग तरीके से निकाला, कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका हमने ये भी देखा कि I का मान अगर 1 है तो इसका मतलब ना वहां संगुणन है ना वियोजन है। I का मान अगर 1 से ज्यादा है तब उस केस में वियोजन हो रहा है और कम है तब उस केस में संगुणन हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 आ रहा है ज्यादा, इसका मतलब वियोजन हो रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है 1 से हाफ, इसका मतलब यहाँ पे संगुणन हो रहा है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से। अब इसमें मान रखने के लिए हमने अगर डायरेक्ट आ जाता है तो ठीक है, दूसरी चीज हमने अल्फा करके भी हम इसको समझ सकते हैं कि हमने अल्फा कण मान, यानी एक मोल थे, एक मोल में से हमने कहा अल्फा कण गए या अल्फा कण जुड़े, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मान रख करके I का मान निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें थी हमारे आज के लेक्चर की, यानी कि आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने पढ़ा है एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब असामान्य आणविक द्रव्यमान, ठीक है। यानी कि हमने क्या समझा और क्या पढ़ा, एक छोटा सा मैं आपको कह सकती हूँ रिवीजन करवा देती हूँ, या एक थोड़ा सा आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी ये सारी चीजें। क्या कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे पास में यहाँ पर जब हम देख रहे हैं गुणों की बात कर रहे हैं, कौन से गुणों की, अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने 4 तरह के गुण पढ़े। कौन कौन से गुण पढ़े, हमने पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन,
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन तथा परासरण दाब। ठीक है, इन चारों के लिए हमने क्या किया, इन चारों के लिए हमने अलग अलग जो है वो फॉर्मूले निकाले, सूत्र निकाले। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब इन सब मानों को कैलकुलेट किया गया, इनकी गणना की गई और उसके बाद में जो मान प्रैक्टिकली निकाले गए उनमें क्या था, डिफरेंस था, अलग अलग थे, है ना। तो इस तरह से जो मान अलग आ रहा था सूत्र के लिए, है ना, वही हमने क्या कहा, असामान्य मोलर मास। अब इसको कैसे बैलेंस किया गया, इसको बैलेंस करने के लिए हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा वॉन हॉफ गुणांक के बारे में। ठीक है, वॉन हॉफ गुणांक हमें क्या बताता है, वॉन हॉफ गुणांक हमें ये बताता है कि आपने जो भी विलयन लिया है उसमें, उस विलयन में आप जो भी आयन डाल रहे हैं उन आयनों का, यानी कि NaCl है या CH3COH है, जो भी आप मिला रहे हैं उसका वियोजन हो रहा है या संगुणन, यही हमने देखा, है ना। तो उसने कहा कि अगर वियोजन या संगुणन होता है तब उस केस में अणुओं की संख्या, है ना, वो क्या हो जाती है, या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। और उसी के आधार पर वॉन हॉफ गुणांक का जो सूत्र हमने निकाला वो क्या था, यानी कि I का मान हमने क्या रखा था, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या या मूलों की संख्या बटे में वियोजन या संगुणन के पहले वाले कणों की संख्या, इनका अनुपात हमने रखा था। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इस I के मान को, इस वॉन हॉफ गुणांक के मान को उन सभी सूत्रों में रख दिया जो हमने अणु संख्या गुणधर्म के लिए निकाले थे। यानी कि जो चारों गुणधर्म हमने पढ़े उन चारों के लिए हमने जो भी सूत्र निकाला उन सभी को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, उसको हमने गुणा कर दिया है वॉन हॉफ गुणांक से। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हमारे पास में एक बिल्कुल सही निश्चित जो मान आना चाहिए वो आ गया। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा था, प्रेक्षित और परिकलित मानों में जो अंतर आ रहा था, यानी हम समझ नहीं पा रहे थे, वो समस्या हमारी किसने हल की, वॉन हॉफ गुणांक ने। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें थी आज के हमारे चैप्टर की और इसी के साथ आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट रहना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी चीजें जो भी आती हैं आपके चैप्टर में ऑलमोस्ट आपको सब क्लियर कर दी है और समझा दी है। फिर भी आपको लगता है ऐसा कुछ, तो आप उसके लिए डाउनलोड कीजिए मोशन लर्निंग ऐप। ठीक है, और मोशन लर्निंग ऐप पर आपको इसकी DPP सभी तरह के जो भी मैंने पढ़ाया है सारा मटेरियल आपको वहां अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की बातें, यानी आज के हमारे चैप्टर जो हमने पढ़ा। अब हम शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में हमारे अगले चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया मेरे साथ में, और बने रहिए मेरे साथ और मोशन के साथ में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।